नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, परमाणु और अणु। इसके बारे में आपको बताया था कि जितना भी जो पदार्थ हम देखते हैं अपने चारों तरफ या महसूस करते हैं, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं ये पदार्थ, और उस सूक्ष्मतम कण का नाम है परमाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। एटम शब्द का मतलब ही, एटम जो शब्द है उसका मतलब ही होता है जो अविभाज्य होता है, अर्थात जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कल हमने दो नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, उदाहरण सहित आपको समझाया था। अब देखिए, यद्यपि परमाणु के बारे में काफी साल पहले हमारे यहाँ के महर्षि कणाद ने बता दिया था, परंतु पहले पेटेंट नहीं होता था, इसलिए परमाणु का जो खोज करता है कणाद को नहीं माना जाता। किसको माना जाता है? डोल्टन को, जॉन डोल्टन। तो जॉन डोल्टन जो है उनका थोड़ा सा जीवन परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूं। जॉन डोल्टन का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, एक जुलाहा परिवार में, गरीब जुलाहा परिवार में डोल्टन का जन्म हुआ। जब ये 12 वर्ष के थे तो एक स्कूल में शिक्षक बन गए थे, और 7 साल बाद यानी कि 19 साल की उम्र में प्रिंसिपल बन गए थे। परमाणु के बारे में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करी, परमाणु का खोजकर्ता इनको माना जाता है, और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब ये डोल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं अब। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, परमाणु का खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन। अठारह 1808 में इन्होंने परमाणु की खोज करी थी। अब डोल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु के विषय में जो जानकारी दी थी, उनको हम 5 पॉइंट में बांटते हैं। ये 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पहली बात इन्होंने बताई कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, इन कणों को परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट तो है ये। एक तरह से परमाणु की परिभाषा भी है कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे आपको दिखाई दे, चाहे आप महसूस करें, चाहे नहीं दिखाई दे, सभी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन सूक्ष्मतम कणों को कहते हैं परमाणु। सेकेंड पॉइंट, परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य। ये जॉन डोल्टन ने बताया था कि परमाणु को आगे तोड़ना संभव नहीं है। यद्यपि आज परमाणु को भी तोड़ना संभव हो गया है। परमाणु के जो 3 मौलिक कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उनमें से किसी को भी अलग किया जा सकता है तो हो गया खंडित। तो आज की टेक्नोलॉजी से तो परमाणु को तोड़ना संभव है, लेकिन डोल्टन के समय डोल्टन ने बताया कि परमाणु को तोड़ना संभव नहीं है। तीसरी बात, एक ही तत्व के सभी परमाणु पूर्ण रूपेण समान होते हैं। यानी कि कोई भी तत्व है, आप उसको प्रकृति में, ब्रह्मांड में कहीं से भी लाओगे तो उसके परमाणु पूर्ण रूप से क्या होंगे? समान होंगे। पूर्ण रूपेण का मतलब यह है कि द्रव्यमान में समान,
आकार में समान, रंग रूप में समान, गुणों में समान, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, हर प्रकार से समान होंगे, यानी कि एक दूसरे की क्या होंगे, फोटोकॉपी होंगे, प्रतिकृति होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन गैस। अब इस ऑक्सीजन गैस में दोनों परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीजन गैस को चाहे आप कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे भारत में ऑक्सीजन है, चाहे अमेरिका में ऑक्सीजन है, चाहे रूस में ऑक्सीजन है, चाहे श्रीलंका में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु हर प्रकार से क्या होंगे, समान होंगे। ये इसका मतलब है। तो एक ही तत्व के परमाणु हर प्रकार से अर्थात पूर्ण रूपेण समान होते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट था। नंबर 4, अलग अलग तत्वों के परमाणु भी गुणों में अलग अलग होते हैं। यानी कि आपने जैसे दो तत्व ले लिए, एक तो ले लिया ऑक्सीजन, एक ले लिया हाइड्रोजन, ये दो तत्व हैं, दोनों भिन्न हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से बिल्कुल एकदम भिन्न होगा, गुणों में भी भिन्न होगा। ऑक्सीजन के कुछ अलग गुण होंगे, हाइड्रोजन के कुछ अलग गुण होंगे। ऑक्सीजन की जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगी, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर अलग होगी। आज हम जानते भी हैं साइंस की प्रगति के साथ कि ऑक्सीजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होती है। लेकिन हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पर आता है, इसमें प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन 0 होता है। ठीक है, तो दोनों में देखो कितनी भिन्नता हो गई। ऑक्सीजन में 3 कोष होंगे, हाइड्रोजन में मात्र 1 ही कोष होगा। ऑक्सीजन प्राणवायु गैस बनाती है O2, जो सभी को जीवन प्रदान करती है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि एक हल्की गैस है। तो दोनों तत्वों में रात दिन का अंतर है, एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ये चौथा पॉइंट बताया था डाल्टन ने, जो कि बिल्कुल सही है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। लास्ट 5वां पॉइंट क्या दिया, पांचवा पॉइंट डाल्टन ने यह दिया था, परमाणु पूर्ण संख्या में संयोग करके। कैसी संख्या में, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। गणित में आपने पढ़ा है होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं। तो परमाणु हमेशा पूर्ण संख्या में संयोग करेंगे, आधे अधूरे नहीं करेंगे। भाई 1.25 परमाणु उसका, 1.5 परमाणु उसका, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परमाणु का उसने पहले बता दिया दूसरे पॉइंट में कि परमाणु अविभाज्य है। जब परमाणु अविभाज्य होगा तो 1.5 कैसे बनेगा, या तो 1 होगा, 1 के बाद जस्ट कौन सा होगा, 2। 1.5 कैसे संभव होगा, 1.5 तो तभी होता ना जब परमाणु का खंडित किया जा सकता। तो परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य होने के कारण परमाणु हमेशा पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं। अर्थात परमाणु पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा, परमाणु या तो 1 भाग लेगा, 2, 3, 4 इस तरह से संख्या में भाग लेंगे, ना कि 1.5, 2.5, 2.25, 2.25 इस तरह से ये भाग नहीं ले सकते। ये है इसका तात्पर्य। ठीक है, तो परमाणु पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये इनका लास्ट और 5वां पॉइंट था, और ये डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप या परमाणु सिद्धांत था। तो ये डाल्टन के 5 पॉइंट है परमाणु सिद्धांत के, जो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। इनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत वही होता है जो जैसा वैज्ञानिक ने दिया है वैसा वैसा हम उसको याद करें, वैसा वैसा लिखें। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब हम आगे चलते हैं, परमाणु कितना बड़ा होता है।
देखिए इसका नाम ही परमाणु है, परम अणु, यानी कि इतना छोटा अणु, इतना छोटा कण जिसको हम आंखों से भी नहीं देख पाते। तो परमाणु का आकार कितना होगा? परमाणु बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। परमाणु का जो आकार है बहुत कम है, और कम जो दूरियां होती है उनको मीटर, सेंटीमीटर आदि में तो माप नहीं सकते, क्योंकि ये तो लंबाई की बड़ी इकाइयां हैं। परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए बहुत ही छोटी इकाई काम में ली जाती है, जिसको कहते हैं नैनोमीटर। क्या कहते हैं? नैनोमीटर। तो परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर। शॉर्ट में इसको एनएम लिखते हैं। एन मतलब नैनो, एम मतलब मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि नैनोमीटर होता क्या है, कितनी बड़ी इकाई होती है। इसके लिए याद रखना है 1 मीटर में 10 की घात -9 नैनोमीटर होता है। क्या मतलब हुआ इसका? एक के आगे कितनी जीरो लग जाएगी? 9। इका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा काउंट करें कितनी हो गई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अर्थात 1 नैनोमीटर में 1 अरब, 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे ये 1 मीटर वाली लंबाई है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में बनाई हुई है। अब इसके हम इतने टुकड़े करें कि नैनोमीटर बन जाए। अब हम जानते हैं 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। तो 1 अरब टुकड़े करो आप इसके। 1 अरब कितने होते होंगे? कल्पना भी नहीं कर सकते आप। उस इतनी कम त्रिज्या होती है किसकी? परमाणु की। तो बस यही ध्यान रखना है, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर में। और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10 की घात 9 या 1 अरब। ठीक है। एक आप इस तरह से भी कल्पना कर सकते हो कि परमाणु आकार में कितना बड़ा होता होगा यदि हम परमाणु को एक के ऊपर एक रखते जाएं। जैसे सिक्कों को रखते हैं ना, एक सिक्का, फिर उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो एक ढेरी, एक चट्टा बन जाता है सिक्कों का। उसी तरह से परमाणु को यदि एक के ऊपर एक रखते जाएं तो 1 लाख परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखने से कितनी मोटाई बनेगी? जितनी इस किताब की पन्ने की मोटाई है, इतनी मोटाई। अब देख लो, इतनी मोटाई में कितने परमाणु हैं? 1 लाख। इतना छोटा परमाणु होता है। यानी कि इन सब बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु अत्यंत छोटा कण है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है प्रतीक, यानी कि सिंबल। प्रतीक या सिंबल क्या होता है? जब तत्वों की खोज हो गई थी, वैसे तो ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अपन ये नहीं कह सकते कि सभी तत्वों की खोज अब भी हो चुकी है। यद्यपि वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, परंतु अभी हम ये नहीं कह सकते कि सभी तत्वों की खोज हो चुकी है। हो सकता है भविष्य में और कोई तत्व खोजा जाए तो 119 हो जाएगी, और खोजा जाएगा 120 हो जाएगी। तो इसका आंकड़ा जो है ये कोई निश्चित नहीं है। तो परमाणु की जब खोज होती रही थी, तत्वों की खोज होती रही थी, हो रही थी, तो उनको व्यक्त करने की बात आई, एक संक्षिप्त तरीके में उसको दर्शाने की बात आई। संक्षिप्त तरीके में लिखने की जो विधि है वही कहलाती है प्रतीक। सिंबल एक संकेत। जैसे हम बड़ा नाम होता है उसको शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम संजय कुमार अग्रवाल है, तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? एस के अग्रवाल। ठीक है।
आप देखते हो नाम लिखे हुए देखते हो तो उनमें इस तरह से लिखते हैं, शॉर्ट कर देते हैं उसे। इसी तरह से तत्वों के बड़े नामों को संक्षिप्त रूप में लिखने की एक विधि विकसित की गई, उसी विधि का नाम है प्रतीक। प्रतीकों की विधि दी थी बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने? बर्जीलियस। ये बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने इसको डिफाइन किया, परिभाषित किया। क्या है वो? तत्वों के बड़े नामों को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि प्रतीक कहलाती है। तत्वों के बड़े नामों को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि प्रतीक कहलाती है। अब जैसे एक तत्व का उदाहरण लिया हमने, हाइड्रोजन। अगर इसको पूरा लिखेंगे तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन, इंग्लिश में लिखेंगे HYDROGEN। देखिए दोनों कितने बड़े नाम हैं। अगर हम इनको शॉर्ट में क्या लिख दें? H, और आज H आते ही आप समझ भी जाते हो, H आते ही समझ जाते हो भाई कौन सा तत्व है ये? हाइड्रोजन। O आते ही समझ जाते हो, ऑक्सीजन। तो ये शॉर्ट नेम है, ये बड़े नाम है। तो ये बड़े नामों को हमने शॉर्ट में व्यक्त कर दिया। ये शॉर्ट में लिखने की जो टेक्निक है, तकनीकी है, इसी को कहा जाता है प्रतीक। तो ये बर्जीलियस ने प्रतीकों की एक प्रणाली दी थी जिसके अनुसार समस्त तत्वों को उनके उनके प्रतीक दिए गए और उनको व्यवस्थित किया गया। ठीक है, इन प्रतीकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज इतना ही आपको करना है। तो आज मैंने आपको ये बताया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, दूसरी बात परमाणु का आकार कितना होता है और उसको कैसे मापा जाता है, और तीसरी बात ये बताई प्रतीक क्या होता है। अब प्रतीकों की जो प्रणाली दी थी बर्जीलियस ने, उसके 3 पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल के साथ उदाहरण सहित अपन अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।